बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों चर्चा चल रही थी फलन की, और उसके पहले हम अब बात कर रहे हैं संबंध की। संबंध फलन पूरक है एक दूसरे के, और संबंध की बात करोगे तो संबंध की बात करने से पहले आपको बात करनी पड़ेगी कक्षा 11 के उस टॉपिक की, इसी टॉपिक की जो आप थोड़ा अध्ययन करके आए हो। अगर अध्ययन करके आए हो तो आपके लिए बेटर है, नहीं अध्ययन करके आए हो तो आपके लिए समस्या यहाँ पर है, क्योंकि दोनों टॉपिक कनेक्टेड हैं। इंटरमीडिएट के बहुत सारे टॉपिक हैं जो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी है, यही टॉपिक है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो फिलहाल अगर इस टॉपिक की बात करेंगे तो संबंध अगर आपको सीखना है तो समुच्चय सीखना पड़ेगा। संबंध अगर आपको सीखना है तो फिर आपको क्रमित युग्म के बारे में जानना पड़ेगा, और क्रमित युग्म जब जान जाओगे तो फिर आपको कार्तीय गुणनफल या कार्तीय गुणन के बारे में जानना पड़ेगा। और जब इसके बारे में जान जाओगे तो संबंध अपने आप जान जाओगे, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा कि संबंध क्या है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले समुच्चय की। थोड़ा सा बता देंगे ताकि अपने हम टॉपिक से कनेक्ट हो जाएं और आपको बेहतर तरीके से समझ में आवे। तो समुच्चय की बात करते हैं। समुच्चय के लिए दो वर्ड बताए गए। समुच्चय के लिए दो वर्ड बताए गए। हम बात कर रहे हैं आपसे समुच्चय की। अगर समुच्चय की परिभाषा की बात करो तो आपको बताया गया वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। चूंकि कक्षा 11 का टॉपिक है तो हमें लिखाना नहीं है। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय भी कक्षा 11 में। तो इसके लिए दो वर्ड हमने सिखाए बच्चों, आपको याद करिए। एक तो सिखाया वर्ड हमने कलेक्शन, माने संग्रह। क्या सिखाया? संग्रह सिखाया। कलेक्शन क्या था? कलेक्शन का जरा देख लो। एक तो ये सिखाया हमने कलेक्शन। दूसरा वर्ड हमने सिखाया आपको सुपरिभाषित। सुपरिभाषित माने वेल डिफाइंड। समुच्चय के लिए दो हमने शब्द सिखाया आपको, एक तो संग्रह, एक सुपरिभाषित। कलेक्शन और वेल डिफाइंड। जो समुच्चय है, जो सेट थ्योरी आती है, उसमें क्या करना होता है? हमें वस्तुओं का संग्रह करना है, अवयवों का संग्रह करना, व्यक्तियों का संग्रह करना, जानवरों का संग्रह करना। कोई भी किसी प्रकार का संग्रह अगर है, उस संग्रह को हम लोग क्या करते हैं? उसका नाम है संग्रह। क्या करते हैं? एक जगह व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं। व्यवस्थित क्या है? देखो नीचे लिखा वेल डिफाइंड। ये दोनों मिला करके आपके समुच्चय को बना रहे हैं। ये दोनों मिला करके आपके समुच्चय को आपको समझा रहे हैं। समुच्चय समझना है तो दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो क्या हो? वेल डिफाइंड हो, डेफिनेशन आपकी कैसी हो? परिभाषित हो, सुपरिभाषित हो, उसमें कोई डर ना हो, कोई डाउट ना हो, कोई संदेह ना हो, कोई किसी प्रकार की कल्पना की बात ना हो, जो हो सामने रियल। संग्रह क्या हो? कलेक्शन। कलेक्शन करना माने इकट्ठा करना। तो इस समुच्चय को व्यक्त करने के लिए हमने क्या परिभाषा क्या कह दी? हमने कहा वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह। समूह और संग्रह एक ही है। समूह, ग्रुप, समूह अथवा संग्रह माने कलेक्शन। वस्तुओं के सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ? सुपरिभाषित कर दो आप और संग्रह कर दो। तो संग्रह जब करेंगे तो सुपरिभाषित करने के लिए उसको दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। समुच्चय को सुपरिभाषित करने के लिए दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। वो दो प्रकार कौन सिखाए गए आपको? वो समुच्चय निरूपण की विधियां सिखाई गई आपको। क्या सिखाया गया? एक तालिका विधि सिखाई गई, रोस्टर विधि जिसको कहा जाता है। एक समुच्चय निर्माण विधि सिखाया गया जिसको नियम विधि कहते हैं, जिसको गुण विधि भी कहा जाता है। तो समुच्चय के बारे में आपने क्या सीखा? दो बातें, कलेक्शन और वेल डिफाइंड। कोई भी वस्तुओं का समुच्चय या अवयवों का समुच्चय या व्यक्तियों का समुच्चय या कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी चीज ले लो आप। कक्षा में विद्यार्थियों का समुच्चय, क्रिकेट खेलने वाले बच्चों का समुच्चय या हॉकी खेलने वाले बच्चों का समुच्चय, कोई भी समुच्चय हो, या परीक्षा परिणाम की बात कर लो, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कलेक्शन हो जाए और क्या हो जाए?
डिफाइन आपके कर दो अच्छे से, जो स्पष्ट हो जाए, सुस्पष्ट। हम बार बार आपसे कहते हैं, जैसे हम कह दें कि कक्षा 11 के अच्छे बच्चों का समुच्चय बताओ, रिजल्ट निकला कक्षा 10 में, कक्षा 10 का जब परीक्षा परिणाम आया तो कक्षा 11 के अच्छे बच्चों का समुच्चय बताओ, तो बात स्पष्ट नहीं हमारी। ये इसी जगह अगर हम ये कह दें कि कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा में 70% से अधिक अंक आने वाले विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थियों का समुच्चय बताओ, 70% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को बताओ, तो निश्चित हो जाएगा कि भाई जिसके 70% से अधिक आए हैं उसमें शामिल हो जाएगा। 70% से अधिक वो अच्छे बच्चे हो जाएंगे, तो निश्चित हो गया, परिभाषित हो गया। लेकिन हम कहते हैं कक्षा 10 पास करने वाले या कक्षा 11 के अच्छे बच्चों का समुच्चय बताओ, तो स्पष्ट नहीं है। इस तरह से आइए, तो समुच्चय को निरूपण जब करते हैं तो निरूपण के लिए 2 विधियां सिखाई गई। समुच्चय निरूपण की 2 विधियां सिखाई गई। दो विधियां सिखाई गई। कौन कौन? नंबर 1 तालिका विधि, जिसको आप रोस्टर विधि कहते हो, सूची विधि भी कहते हो, और दूसरी है नियम विधि। नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि। दो विधियां, दोनों विधियों के बारे में बतावें अगर हम, एक एग्जाम्पल के तौर पर, वो आपको बताया जा चुका पहले कि नियम विधि या तालिका विधि में सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंतर्गत अल्प विराम कामा चिन्ह का प्रयोग करके रख देते हैं, और नियम विधि में उन्हीं अवयवों को सच दैट के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, माने चर राशि के रूप में व्यक्त करते हैं, मतलब उसके गुण के आधार पर व्यक्त करते हैं। ये बताया गया आपको, एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं आपको। सभी सम संख्याओं का समुच्चय, सभी सम संख्याओं का समुच्चय। मान लीजिए ये ए है, बताया गया था आपको समुच्चय को बड़े अक्षरों से और समुच्चय के अवयवों को छोटे अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। सभी सम संख्याओं का समुच्चय, एंड सो ऑन। ये आपकी कौन सी विधि हो गई? तालिका विधि हो गई। कौन सी विधि है ये? तालिका विधि है। इसी को दोबारा देखिए, यक्स सच दैट, यक्स ऐसा है कि, अब देखिए हमने सब बता दिया आपको, ये देखिए यही उत्तर है। जो समुच्चय आपने कहा सम संख्याओं का, उसको तालिका विधि में माने सूची विधि में क्या किया, मझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया, सबके बीच में अल्पविराम लगा दिया और अवयव लिख दिए। इसी को हमने कहा ये यक्स, चर राशि के रूप में उसके गुण के आधार पर। अब यक्स क्या है? यक्स उसका गुण को व्यक्त करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब यक्स को हम बता देंगे उसका गुण कौन सा है, बस वही हमारा समुच्चय हो जाएगा। यक्स सच दैट एक्स, एक्स इज इक्वल टू, यक्स ऐसा है कि यक्स 2n के बराबर। किसके बराबर है? 2n के बराबर। और n क्या है? n है कैपिटल N का एलिमेंट, n एलिमेंट्स ऑफ n। n के बारे में जानते हो आप लोग? n माने धन पूर्णांक संख्याएं, तो n की इज वैल्यू, और ये हमने क्या कह दिया? हमने कह दिया n इज एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल N, अर्थात जो n आप रखोगे ये, वो n आपके इसके अवयव है, तो इसके अवयव रखो जाके। एक की जगह एक रखो, n की जगह एक रखो तो 2 एकम 2, n की जगह 2 रखो तो 2 दूनी 4, n की जगह 3 रखो तो 3 दूनी 6, n की जगह 4 रखो तो 4 दूनी 8, n की जगह 5 रखो तो 5 दूनी 10। इस प्रकार से इसको कह दिया आपने।
ये कौन सी विधि थी? ये तालिका विधि थी। ये कौन सी विधि थी? ये नियम विधि थी या गुण विधि थी? कौन सी विधि? एक एग्जांपल और ले लो। ऋण पूर्णांक या दूसरा कुछ ले लो। परिमेय संख्याएं, मान लो इसको ए बराबर व्यक्त करते हैं। पहला तरीका क्या था? तालिका में व्यक्त कर देंगे। किसको व्यक्त करो? एक है या 1/2 है या 1/3 है या 1/4 है या 4/5/6 है या 7/11 है या -3/2 है, -4/17 है, कुछ भी है, 3/26 है, -5 है, 3 है, 4 है, 17 है, 77 है, 81 है एंड सो ऑन। ये क्या हो गया? हमारा तालिका विधि हो गई। दूसरा, इसको 20 से व्यक्त कर दिया। अब इसको क्या कहेंगे? देखो यक्स, क्या व्यक्त कर दिया हमने? यक्स। इसी बात को यक्स माने परिमेय संख्या, जानते हो आप लोग? परिमेय माने बटे वाली संख्याएं, बटे वाली संख्याएं, जिनको मोटी सी बात में आप भिन्न कहते हो। अब देखिए, यक्स ऐसा है, कैसा यक्स बताओ? यक्स ऐसा है कि यक्स जो है वो P/Q है, माने अंश बटे हर है, अंश बटे हर है। अब P और Q को बता दो अब क्या है? जहां कंडीशन लग गई Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो बटे वाली वैल्यू है वो शून्य नहीं है। और P व Q क्या है? P व Q पूर्णांक संख्या है। अब देख लीजिए, आप समझ लीजिए, P और Q क्या? पूर्णांक। P और Q क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक जानते हो आप लोग? पूर्णांक को आपने सीखा है जेड के रूप में। क्या सीखा है? जेड के रूप में सीखा है। जेड माने पूर्णांक। क्या था पूर्णांक? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक एंड सो ऑन। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और 0। ये आपका पूर्णांक, ये आपका कंडीशन क्या लगी? यक्स जो है आपका वो उत्तर है। कौन है? परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या है? P/Q का रूप है। P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक। इनमें से जो भी कोई संख्याएं है वो सब पूर्णांक है, वो सब P और Q की जगह हो सकती हैं, बशर्ते बटे में शून्य नहीं होगा। अब देख लो, P का मान -4, हाँ, Q का मान 11, हाँ, -4/11 परिमेय होगी। एक जैसे हम कह दें आपसे 3/0, तो परिमेय पूर्णांक देखो है, हाँ, 3 भी पूर्णांक में आता है और 0 भी पूर्णांक में आता है, तो हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या लगी? Q इज नॉट इक्वल टू, बटे का मान शून्य नहीं हो सकता है। कारण क्या? वो इनफाइनाइट कर देता है, इसलिए ये वैल्यू नहीं होगी। इसकी जगह अगर ये है तो ये आपका परिमेय संख्या है, ये हो जाएगा, क्योंकि P/Q दोनों पूर्णांक है, बटे का शून्य नहीं है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि आपके पास समुच्चय में दो विधियां आपने सीखी हैं। एक है तालिका रोस्टर विधि, एक है आपकी नियम विधि। नियम विधि में अवयवों को उनके गुण के आधार पर हम किसी चर राशि से व्यक्त कर देते हैं और उस चर राशि को बता देते हैं कि उसका गुण क्या है। उसका गुण, जैसे यहां पर परिमेय संख्या गुण क्या? भिन्न है, बटे है, हमने लिख दिया। उसमें कंडीशन क्या थी? बटे शून्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इसके पहले हमने उदाहरण बताया। तो इस तरह से आपने समुच्चय की दो बातें सीख ली। अब हम चलेंगे आगे। हम बात कर रहे हैं आपसे
क्रमित युग्म की। क्रमित युग्म की ऑर्डर्ड पेयर। देखिए जो युग्म है उसका नाम है क्या है, युग्म, और क्रमित माने जोड़े के रूप में लिखना है, और क्या है, क्रम, क्रम का ध्यान रखना। जैसे हम कहेंगे दो अवयव हमारे पास ए और बी है, तो ए और बी का क्रमित युग्म क्या हो जाएगा, ए बी, उसको हम छोटे कोष्ठक के द्वारा और कामा का चिन्ह का प्रयोग करके हम लिख लेते हैं। जैसे इस मॉडल ए व बी का क्रमित युग्म क्या हो जाएगा, ए कामा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए कामा बी। बी व ए का क्रमित युग्म क्या हो जाएगा, बी कामा ए हो जाएगा। एक रफ में अगर सिखा दें आपको थोड़ी सी बात एग्जांपल में, एक लिखा इक्वेशन y बराबर x प्लस 3, क्योंकि आगे हमें इससे मुलाकात करनी है, y बराबर x प्लस 3 लिखा है, तो जरा इसमें x का मान रखो 1, तो क्या हो जाएगा, y बराबर x की जगह क्या रखोगे, क्या हो गया 4। तो ये जो आप कार्टेशियन फॉर्म में आप सीखे हो, माने निर्देशांक ज्यामिति की बात कर लो, तो भुज और कोट के माध्यम से आप तमाम सारा सीखे हो। तो जरा देखो इसको क्या कहेंगे, x क्या है हमारे पास 1 और ये क्या है वैल्यू 4, तो एक ये हमारा युग्म बन गया। क्या बन गया, एक हमारा युग्म बन गया 1 कामा 4। दोबारा देख लो इसी प्रकार से, अगर x पर हम 2 रख दें तब, 2 रख दें तब, 3 रख दें तब, 3 कामा 6, 4 रख दें तब, इस तरह से हमारे पास क्रमित युग्म बन जाते हैं। ठीक है, हम अगर याद करें कार्तीय गुणनफल को, कार्टेशियन फॉर्म को, तो इसमें क्या सिखाया गया, इसमें कहा गया यदि कोई दो समुच्चय है आपके पास, कोई दो समुच्चय आपके पास है, लिख दें हम, यदि कोई दो समुच्चय, यदि कोई दो समुच्चय ए व बी हो, अब समुच्चय मतलब नॉन एम्पटी की बात कर रहे हैं, रिक्त नहीं है। यदि कोई दो समुच्चय ए और बी हो, तो ए और बी के कार्तीय गुणनफल को, तो ए व बी के कार्तीय गुणनफल को, ए और बी के कार्तीय गुणनफल को कार्तीय लिख चुके थे, कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं, जरा देखिए क्या करते हैं उसको, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हम अगर पहले अवयव को ए माने और दूसरे अवयव को बी माने, पहले अवयव को x मानते थे, दूसरे अवयव को y मानते थे, तो हम x y लिखते हैं या a और b लिखते हैं, हमारी मर्जी है। हम अगर ऐसे लिखते हैं, ये a क्रॉस b में a क्रॉस b का ये आपका अवयव हो गया, तो a क्रॉस, बता दीजिए किस
परिभाषा से बता रहे हम समुच्चय निर्माण विधि से, गुण विधि से। तो ए बी सच दैट, जो ये लिखा है युग्म आपका, इसके बारे में बता दीजिए क्या है। तो हम बता दे रहे हैं कि जो ए बी लिखा है ये क्या है हमारा, किसका अवयव, ए क्रॉस बी का है। तो इसमें जो ए है वो हमारा समुच्चय ए को बिलोंग करता है, और जो बी है हमारा वो समुच्चय बी को बिलोंग करता है। जो ए अवयव है वो क्या है, समुच्चय ए को बिलोंग करता है, और जो बी है हमारा वो समुच्चय बी को बिलोंग करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें अगर हम इसमें, मान लीजिए कोई हमारे पास एक उसने ए समुच्चय लिखा है, उसके अवयव हम लिख दें 2, 3। अब एक समुच्चय लिखा हमारे पास है 4, 5। तो हमें ए क्रॉस बी चाहिए, तो ए क्रॉस बी बराबर ए के अवयव लिख दो 2, 3 क्रॉस बी के अवयव लिख दो 4, 5 बराबर क्या लिख देंगे, युग बना देंगे। कैसे बना देंगे, युग, क्रम से बना देंगे। कैसे बना देंगे, क्रम से। तो क्या है, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5। इस तरह से ए क्रॉस बी माने जो पहला वाला अवयव है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए समुच्चय के अवयव को, और जो दूसरा वाला है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। ए बराबर 1, 3, बी बराबर 0, 2, 4, इस तरह से कुछ भी बहुत है। अब इसका ए क्रॉस भी चाहिए, तो हमने अगर पूछा प्रश्न से कि ए क्रॉस भी क्या है, कार्तीय गुणनफल ये क्या मिल रहा है, तो एक विद्यार्थी कहता है सर जी जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो क्रमित युग्म सीखा आपने वही सब इसमें है, युग्म बना दिए गए, जोड़े बना दिए गए युग्म के क्रम से। बस किसके, कहने अवयव जो समुच्चय के दिए थे। हमने कहा कौन से दिए थे, तो 2 समुच्चय दिए थे आपने, एक समुच्चय ए हो गया, एक समुच्चय बी हो गया। उन दोनों के अवयवों को क्रम से आपने पेयर के साथ में, जोड़े के साथ में लिख दिया, और उन दोनों जोड़ों के बीच में क्या चिन्ह प्रयोग कर दिया, कामा अल्प विराम का प्रयोग कर दिया। बस सिंपल सी बात है, यही हमारा क्रमित युग्म हो जाता है। उसके समुच्चय को, जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो क्रमित युग्म है, उन सभी अवयवों का समुच्चय ही हमारा क्रमित युग्म कहलाता है। अगर आप परिभाषा की बात करो तो क्या बन गया, जो क्रमित युग्म जानते हैं हम लोग, मोटी बात कह लो तो x और y का अवयव जो भी आपके पास है, जो आपका भुज और कोटि है, उसको आपने युग्म कहा, जोड़ा कहा। उस जोड़े को, उस क्रमित युग्म को के सभी समुच्चय इकट्ठे कर दिए, सभी अवयवों को इकट्ठा कर दिया, तब समुच्चय बन गया ना। तो क्रमित युग्मों का क्या कहलाया, समुच्चय ही कहलाया आपका कार्तीय गुणनफल। तो देखिए वो लिखा है आपके सामने, तो दोबारा देख लीजिए, 1, 3 क्रॉस 0, 2, 4। ये है कार्तीय गुणनफल। 2 समुच्चय आपके पास ए और बी है, उनके आप क्रमशः क्या करो, जोड़े बना दो और सबके बीच में कामा लगा दो। क्रम से, क्रमित, वैसे मोटी बात होती क्रमित, जो क्रम से आता हो। युग माने जोड़ा, माने पेयर। तो 1, 0, 1, 2, 1, 4, इसके बाद 3, 0, 3, 2 और 3, 4। इस तरह से कार्तीय गुणनफल की बात हुई बच्चों। हमें बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करनी, क्योंकि हमें अपने टॉपिक से मतलब है। हम थोड़ा आगे चलें।
जरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए इसमें कोई अवयव 1 2 3 4, इसमें कोई है 2 3 4 5, इस तरह से। अब देखिए 1 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 3 से, 3 रिलेटेड है 4 से, 4 रिलेटेड है 5 से। ये हम लोग पढ़ रहे थे, चर्चा इसकी चल रही थी, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने कहा बच्चों से कहा कि क्या समुच्चय बना आपका, ए क्या है? तो उसने कहा ए है सर 1 2 3 4, सामने आपके। हमने कहा बी क्या है? कहने लगा बी है सर 2 3 4 और 5, ये है। अगर इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो बहुत सारे संबंध बनते हैं। क्या बनते हैं? बहुत सारे संबंध बनते हैं। कितने संबंध बनते हैं? बहुत सारे संबंध बनते हैं। हम इसको साइलेंट कर दें। माने जो रिलेशन है, संबंध है, अगर इसमें देखा जाए तो बहुत प्रकार के बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? बहुत प्रकार के बनेंगे। अगर हम क्रमित युग्म की बात करेंगे तो हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे आपके प्रतिबिंब की। किसकी बात कर रहे थे? याद करो जब प्रतिबिंब, अभी फलन की चर्चा हो रही थी आप लोगों से, तो फलन की चर्चा में प्रतिबिंब की चर्चा, प्रतिबिंब किससे निकालते थे आप लोग? याद करोगे? कोई बताओगे? प्रतिबिंब के लिए एक फलन परिभाषित होता था, y बराबर x प्लस 4, y बराबर e की पावर x, y बराबर 10x, y बराबर fx बराबर sin x, या fx बराबर कुछ भी x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे कोई फलन होता था। जरा देखिए, हम यहाँ कहते हैं कि ये जो इससे रिलेटेड है f के द्वारा, किसके? ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो f सच दैट a टेंड्स टू b, a से b में संबंध है उसको f से व्यक्त कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये जो वैल्यू मिली है, जरा देखो इसको क्या कह सकते हैं हम? इसको हम y कह लें। क्या कह लें? y कर लें। इसको हम x से रिप्रेजेंट कर लें। किससे कर लें? x से। तो देखो जरा क्या मिल रहा है इसमें, जो वैल्यू मिल रही है, जरा देखिए सब लोग, उससे एक अधिक जुड़ करके आ रही है, एक जुड़ करके आ रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y बराबर, या जिसको आप लोग fx कहते हो, बराबर, देखो अगर इसको x ले रहे हैं तो देखो इसमें एक जुड़ने पर वो वैल्यू मिल रही है, 2 में एक जुड़ने पर मिल रही है, 3 में एक जुड़ने पर मिल रही है, 4 में एक जुड़ने पर मिल रही है। इसको क्या लिख सकते हो? x प्लस 1। और x बता दो, जहां क्या बता दो? x बता दो क्या है? x है 1 2 3 4, ये हो गया। आपको याद करो जब फलन मित्र की चर्चा चल रही थी तो कहता था f such that r tends to r, और r बता देता था। जैसे बताना पड़ा ना कि x जो आप ले रहे हो, आखिर x जो ले रहे हो, वहां कभी n से लेते थे, कभी r से लेते थे, कभी z से लेते थे, जो प्रश्न में कहता था, कभी a से लेते थे। यहाँ पर उसने आपने x जो लिया बताना पड़ेगा ना कि x कहाँ से लिया, बता दिया आपने। आप ऐसे कह सकते हो x प्लस 1, x इज एलिमेंट्स ऑफ a, x इज एलिमेंट ऑफ a। और जो संबंध बन रहा है, ये जो संबंध बना है, संबंध को ही तो हमने जाकर फलन कहा आगे, संबंध को ही तो हमने फलन कहा है आगे आपके। फिर देख लीजिए दोबारा से। अब ये इसको अगर हम इसके कहें कैसे परिभाषित कर दें इसको हम,
कैसे परिभाषित कर दें तो हम कह रहे हैं ये y के अवयव है और ये आपके x के अवयव है, ये x के अवयव, ये y के अवयव। तो देखिए जरा कैसे परिभाषित कर दें। अब हम देख रहे हैं इसका क्या रिलेशन क्या है, किस प्रकार से संबंधित है, जो हमको समझ में आ रहा। और भी हो सकता है जो हमको समझ में आ रहा है वो क्या आ रहा कि यार इससे 1 से कम कर दिया गया तो 0 है। भाई ये इसका प्रतिबिंब 2 का 1 प्रतिबिंब, 3 का 2 प्रतिबिंब और 4 का 3, तो कम होकर के आ रहा। कितना कम होकर के आ रहा? 4 कम होकर के आ रहा। कितना कम होकर के आ रहा? तो अगर x आप ऐसे लिखो x - 1, तो देखो x की जगह 1 रखो तो 1 से 1 चला गया 0, x की 2 रखो 2 से 1 चला गया 1, x की 3 रखो तो 3 से 1 चला गया 2, 4 रखो 4 से 1 चला गया 3। इस प्रकार से तो x क्या है यहाँ पर? x एलिमेंट्स आप है किसका? x क्या है? एलिमेंट आप कौन? समुच्चय। अथवा x बराबर है 1 2 3 4, y बराबर fx बराबर x - 1, x एलिमेंट्स ऑफ a, x एलिमेंट्स ऑफ a। इसी को आगे चल के आपने क्या कहा था? प्रांत कहा था, ये सह प्रांत कहा था। ये जो है अवयव जो मिलते हैं इसमें और भी हो सकते हैं। बात की बात है, ये डोमेन कहा था, ये सह डोमेन कहा था, और जो अवयव बनते थे, प्रतिबिंब बने हैं, उसको क्या कहते थे? क्या कहते थे? परास कहते थे, प्रतिबिंब कहते थे, परिसर कहते थे, रेंज कहते थे। इस तरह से बच्चों थोड़ी चर्चा आपके बीच हमने करी, थोड़ी चर्चा हमने करी। कहाँ चलना था हमें? संबंध में चलना था। तो हमने खोजने की क्या कोशिश करी बच्चों, आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी कि ये देखो, ये जो चित्र के माध्यम से व्यक्त करते थे, वो जो संबंध है, वो संबंध हमारा कहाँ पहुंचा? ये देखो, ये जो संबंधित हैं तीर से, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। इसी बात को उलट करके वापस आपको फलन में बताया गया कि परिभाषित कर दिया, और फिर बाद में वही संबंध बता दिया, है ना। तो संबंध और फलन पूरक है एक दूसरे के। चर्चा करेंगे आगे, फिलहाल थोड़ा सा देखिए, घर से बुक देख करके आइए, 11वीं क्लास की देखिए, और 12th में शुरुआत में आप देखिएगा क्या दिया इस टॉपिक के बारे में। फिर आगे हम चलते हैं, इसको विस्तार से चर्चा करेंगे।